हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं भाई इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 7 के ऊपर। इसके अंदर हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग कवर कर चुके हैं, उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कवर हो चुके हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम आज के दिन शुरू होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ते हैं भाई, देखो। इसके अंदर हम लोग ऐसे इक्विलिब्रियम्स के बारे में बात करते हैं जो कि आयोनिक सिस्टम्स के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड्स, बेस, एसिड और बेस के मिक्सचर, उन सब के अंदर जो है आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो कि आयंस बना सके, उस सब के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। अब इस चैप्टर के अंदर ही हम लोग एसिड, बेस, उनकी स्ट्रेंथ, उनके मिक्सचर, बफर सॉल्यूशन, इन सभी चीजों की बात करते हैं भाई। आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं, इसके बेसिक टॉपिक्स का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और कितने तरह का होता है, एसिड, बेस और साल्ट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट कौन से हैं एसिडिटी और बेसिसिटी के। उसके बाद एसिडिटी और बेसिसिटी मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं पीएच के कॉन्सेप्ट में। ये बहुत इंट्रोडक्टरी, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन नीट के अंदर, जेई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से डायरेक्टली उठ के आते हैं। तो आज ही हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, वो डिस्कशन करने वाले हैं इन्हीं के साथ में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से। आयोनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट्स से। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, देखो। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, वो चाहे मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, आयोनिक स्पीशीज बना सके, ऐसा होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि आयंस बना सके, आयोनिक स्पीशीज को जन्म दे सके वाटर के अंदर या फिर किसी और सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग समझ गए, ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू वाटर। जब भी उस सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो आयंस बना सके, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रोंग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। स्ट्रोंग और वीक के अंदर फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, वो समझो भाई। देखो, हमारे पास कुछ आयंस होते हैं इस तरह के, NaCl, HNO3, HClO4, NaOH। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरा डिसोसिएट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 10 मोल NaCl के डाले तो वहां से 10 के 10 मोल क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर। क्या क्या मिलेगा? 10 मोल Na प्लस आयन मिल जाएंगे, 10 मोल Cl नेगेटिव आयंस मिल जाएंगे। तो इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट जो कि वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, उसे बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर NaCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर इस डिसोसिएशन रिएक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं ये भी समझो। NaCl को हमने डिसोल्व किया वाटर में, वाटर की जगह मैंने AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस वर्ड बेसिकली वाटर के लिए ही यूज होता है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर वाटर काम कर रहा हो सोलवेंट का, उसे हम लोग एक्वस मीडियम की रिएक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर में जब डिसोल्व किया गया तो NaCl क्या करेगा भाई, आयंस बना लेगा। कौन से आयंस बनेंगे? Na प्लस आयन बन जाएगा और Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। ये दो तरह के आयन हमारा NaCl बना लेगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझना भाई, आयंस जब बन गए वाटर के अंदर तो ये आयंस असल में वाटर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, पानी के अंदर कैसे रहते हैं? देखो भाई, वाटर मॉलिक्यूल हमने समझा है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि पोलर होता है। पोलर का क्या मतलब है भाई? चार्ज नहीं होता लेकिन पार्शियल चार्जेस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इस पर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर हम लोग मान सकते हैं थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है। तो अगर Na प्लस आयंस वाटर के अंदर आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल में, क्योंकि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम यहाँ पर एक अट्रैक्शन शो करने लग जाएगा कुछ इस तरह से।
Na प्लस आयंस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत सारे हैं सॉल्यूशन में, सारे के सारे क्या करेंगे भाई, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे। तो यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हमारे आयन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि हमारा आयन वहां पर सोलवेटेड फॉर्म में है। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से अट्रैक्ट कर लिया है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयंस बनाएगा तो उसके आयंस किस फॉर्म में रहेंगे, सोलवेटेड फॉर्म में रहेंगे। ये कौन सी फॉर्म हो गई भाई, ये सोलवेटेड फॉर्म हो गई। एक्वस मीडियम के अंदर ये डिसॉल्व हो चुके हैं, सोलवेट हो चुके हैं। यहाँ पर जब Na और Cl नेगेटिव बन जाते हैं तब इनकी स्टेट भी कुछ ऐसे ही रिप्रेजेंट की जाती है, एक्वस। Na प्लस की स्टेट भी एक्वस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, ये जो Na प्लस आयन है ना, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। Na प्लस आयन है और चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको घेरा हुआ है। सिमिलरली भाई HNO3 भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये किस किस में डिसोसिएट होगा, H प्लस एक्वस में और NO3 नेगेटिव एक्वस में। H प्लस और NO3 नेगेटिव के अंदर ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये AQ मैं मिटा रहा हूं, आप लोग समझ जाना भाई कि ये सारे के सारे आयंस इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। अच्छा यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, इसलिए उसने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया। अगर Cl नेगेटिव हमारे पास है, क्लोराइड आयन अगर है, तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, उसको H प्लस आयन से अट्रैक्ट कर लेंगे। आप लोग ऐसे दिखा सकते हो, देखो अगर हमारे पास यहाँ Cl नेगेटिव आयन भी है तो उसको कौन अट्रैक्ट करेगा भाई, उसको अट्रैक्ट करेंगे हमारे हाइड्रोजन आयंस। जब आप लोग सोलवेटेड फॉर्म में दिखाओ तो O की इंटरेक्शन Cl के साथ में मत दिखा देना, दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपेल होंगे। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारा एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HClO4। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरक्लोरिक एसिड, HClO4। ये किस किस में डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट होगा H प्लस आयंस में और ClO4 नेगेटिव आयंस में। इस तरीके से ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरीके से डिसोसिएट होगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये किस किस में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव में और हाइड्रोक्सिल आयन में। ये सारे के सारे आयंस एक्वस फॉर्म में रहेंगे भाई, इनके ब्रैकेट में आप लोग चाहो तो एक्वस लिख सकते हो, इस तरीके से रहेंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब है कुछ ऐसी फॉर्म, सोलवेटेड फॉर्म। ठीक है भाई, ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग समझ गए, उनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है आयंस के अंदर। इसीलिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन एरो भी बिल्कुल लेफ्ट टू राइट लगाई है। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता तो मतलब वहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता, वहां पर ऐसा रिएक्शन एरो हमको लगाना पड़ता। तो ये रिएक्शन एरो हम लोग यूज करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा था जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो गया। 10 आयन हमने अगर NaCl के लिए 10 आयन ही वहां पर सोडियम क्लोराइड के मिल गए और 10 आयन ही क्लोराइड आयन के मिल गए। यहाँ पर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, बहुत थोड़ा सा ही वो डिसोसिएट हो पाए। मतलब अगर हमने 10 मोल CH3COOH के ले लिए, एसिटिक एसिड के 10 मोल ले लिए, तो 10 के 10 यहाँ पर डिसोसिएट नहीं होंगे। हो सकता है 5 डिसोसिएट हो जाएं, 5 ऐसे ही रहें बिना डिसोसिएटेड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये डिसोसिएटेड फॉर्म नहीं है, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है। यहाँ पर CH3COOH एक कंबाइंड फॉर्म में है। अगर इसका डिसोसिएशन होता है वाटर में तो ये क्या बनाएगा भाई, CH3COO नेगेटिव बनाएगा। एक्वस है मतलब हम लोग वाटर में इसको डिजोल्व कर रहे हैं। जो H प्लस आयन इसने लूज किया, उस H प्लस आयन को वाटर मॉलिक्यूल पकड़ लेगा और क्या बना लेगा भाई, H3O पॉजिटिव बना लेगा। तो बेसिकली एक वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया है, H प्लस आयन को अट्रैक्ट कर लिया है, ग्रैब कर लिया है। तो वाटर के अंदर अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं एसिटिक एसिड का, तो वहां पर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करेंगी भाई, यहाँ पर एक तो एसीटेट आयन बन जाएगा और एक H3O पॉजिटिव बन जाएगा। इस तरीके से हमारा
ये रिएक्शन एग्जिस्ट करने वाला है। अगर मान लो हमने 10 मोल लिए थे भाई एसिटिक एसिड के, तो हो सकता है 5 डिसोसिएट हो जाएँ। अगर 5 डिसोसिएट हो रहे हैं, तो मतलब 5 मोल हमें एसीटेट आयन के मिल गए, 5 मोल हमारे पास CH3O पॉजिटिव बन गया और 5 मोल हमारा ये अनडिसोसिएटेड भी रह जाएगा। तो ये मतलब है पार्शियल डिसोसिएशन का। जितना डाला है उतना डिसोसिएट नहीं होगा, उसका कुछ फ्रैक्शन ही डिसॉल्व हो पाएगा। तो ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 5 मोल यहाँ पर जो एसोसिएटेड थे, जो डिसोसिएट नहीं हुए थे, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे और जो डिसोसिएट हो गए थे वो बिल्कुल आयोनिक फॉर्म में ही रहेंगे। असल में डिसोसिएटेड फॉर्म और अनडिसोसिएटेड फॉर्म, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इसका क्या मतलब है? देखो, यही है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर एक टाइम के ऊपर मान लो 5 में से 2 मोल वापिस से चिपक के क्या बना गए? एसिटिक एसिड बना गए। तो सेम टाइम पे 2 मोल एसिटिक एसिड के डिसोसिएट भी हो जाएंगे। जिस रेट से एसिटिक एसिड डिसोसिएट हो रहा है, उसी रेट से, उसी स्पीड से वापिस से कंबाइन भी हो रहा है। इस तरीके से, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एसोसिएशन का जो रेट है वो डिसोसिएशन के रेट के बराबर हो गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रेट के बराबर हो गया है। तो इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर भी एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम वही होता है जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए। तो इस तरीके से वही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं, तो वहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये होता है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयंस का और उसके मेन कंपाउंड के बीच में बना इक्विलिब्रियम। सिमिलरली, अच्छा, इक्विलिब्रियम आयोनिक कब एग्जिस्ट करेगा ये आप लोग समझ गए भाई। इलेक्ट्रोलाइट अगर वीक होगा तभी ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो टोटली डिसोसिएट हो जाते आयंस, आयंस वापस से कंबाइन करके नहीं बना पाते हमारा कंपाउंड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में। अगला हमारा देखते हैं भाई हम लोग सब्सटेंस। हमारे पास है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा, तब यहाँ पर क्या होगा भाई? ध्यान से सोचना। NH4 और OH ये मिलके इसके अंदर डिसोसिएट होंगे भाई, NH4 पॉजिटिव के अंदर। साथ में हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोक्सियल आयन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना, जैसे हम लोगों ने ये बोला था कि H2O ने एक H प्लस आयन पकड़ लिया और क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव बना लिया। अगर वैसा ही कुछ हम लोग यहाँ पे दिखाएं, क्या कहें कि OH नेगेटिव आयन जो बना था उसने एक H प्लस आयन निकाल लिया वाटर में से। अगर ऐसा होगा तो ये OH आयन क्या कर लेगा? वाटर बना लेगा और इस वाटर का क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो भाई, एक वाटर मॉलिक्यूल भी हमें मिल जाएगा। ये हाइड्रोक्सियल आयन भी उसी तरीके से इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। कभी इसने वाटर से H प्लस निकाल लिया, यहाँ हाइड्रोक्सियल आयन बन गया, यहाँ वाटर बन गया। या फिर इस OH ने क्या किया भाई, यहाँ हाइड्रोक्सियल आयन हो गया, यहाँ वाटर हो गया। तो इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगा। देखो, OH यहाँ पर था हमारे पास नेगेटिव चार्ज के साथ, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसे कंबाइन करेगा? मान लो ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पर क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, तो ये इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। हो सकता है कि ये बॉन्ड बाद में ब्रेक कर जाए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा H2O और यहाँ पर क्या होगा? एक OH आयन बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सियल आयन के साथ में आप लोग यहाँ वाटर लिखो या फिर ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है भाई। यहाँ पर क्या है? H प्लस आयन जो निकलेंगे वो H3O पॉजिटिव की फॉर्म में रहेंगे, ना कि H प्लस आयन की फॉर्म में। ये चीज ध्यान रखनी है भाई। आगे देखते हैं, हमारे पास है भाई NH3, अमोनिया। अमोनिया भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, तो ये भी क्या कर सकता है? इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या बनेगा देखो, NH4 पॉजिटिव, अमोनिया क्या करेगा? एक H प्लस आयन निकाल लेगा वाटर से और OH नेगेटिव, वाटर के अंदर क्या बच गया भाई? जब इसने H प्लस आयन निकाल लिया, यहाँ पर बच गया OH नेगेटिव। तो इस तरीके से अमोनिया का भी एक इक्विलिब्रियम ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो जो कि इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करे। ये था भाई इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन करते हैं भाई, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग इसको खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। देखो भाई, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कंटेन, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्या क्या देता है, CH3COOH, ये हमारे पास होता है। जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, तब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, और क्या क्या मिलता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ये हमें मिलता है। क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग ऐसा नहीं मान सकते कि सिर्फ प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट करेंगे। नहीं, इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कुछ कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर सॉल्यूशन है, तो वाटर तो वहां पर ऑब्वियसली होगा ही, वाटर तो वहां पर होने ही वाला है। तो ये क्योंकि ऑब्वियस है, इसलिए वाटर इन्होंने कहीं पर भी लिखा नहीं है। बाकी की तीनों चीजें देखो भाई कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। एक तो होगा एसिटिक एसिड, ये हो गया। एक होगा हमारे पास H3O पॉजिटिव, ये हो गया। और एक होगा हमारे पास एसीटेट आयन, ये हो गया। तो ऑप्शन बी के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हम लोग करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट, जो कि है एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, हमारे पास तीन मेन साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस, ब्रोंस्टीड और लेविस। इन सभी ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। इसलिए हमारे पास ये तीन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ये प्रेडिक्ट करने के, कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास एक एसिड की तरह काम करेगा या फिर एक बेस की तरह काम करेगा। ये हम लोग देखते हैं भाई वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। आखिर अर्हेनियस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था एसिड का और बेस का। देखो भाई, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीसीज होती है जो कि वाटर के अंदर क्या दे, H प्लस आयन दे। एसिड क्या होती है, द स्पीसीज विच गिव्स H प्लस आयन। कोई स्पीसीज अगर वाटर के अंदर H प्लस आयन दे रही है तो वो एसिड है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HCl, H2SO4, HClO4, H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ये सारे ही जब डिसोसिएट होंगे वाटर के अंदर, तो H प्लस आयन हमको जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक ही एसिड की रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई। HCl अगर डिसोसिएट होता है तो क्या क्या देगा, H प्लस आयन और क्लोराइड आयन हमको दे देगा। सिमिलरली मान लो NH4 पॉजिटिव डिसोसिएट हो रहा है, तो वो कौन से आयन हमको देगा, H प्लस आयन देगा, साथ में अमोनिया देगा। तो एसिड वो स्पीसीज है जो कि वाटर के अंदर क्या दे, H प्लस आयन दे। HCl ने भी दिया, H प्लस ने भी दिया, तो ये दोनों ही क्या हो गए भाई हमारे पास, एसिड हो गए। सिमिलरली अर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोक्सियल आयंस दे। हाइड्रोक्सियल आयंस मतलब OH नेगेटिव आयंस दे जो वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल NaOH हमारे पास है, NaOH को अगर वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो क्या क्या देगा भाई, Na प्लस आयन देगा और हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो NaOH भी क्या कर रहा है, एक हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अर्हेनियस के हिसाब से ये एक बेस हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन से आयन देगा वाटर के अंदर, ये हमें देता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 देता है हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये भी क्योंकि हाइड्रोक्सियल आयंस दे रहा है वाटर के अंदर, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस हो जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो वाटर में H प्लस आयन दे वो एसिड, और जो वाटर में हाइड्रोक्सियल आयंस दे वो हो जाएगा बेस। ये होता है एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। आगे देखते हैं भाई, आगे हमारे पास है ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट भी बोलते हो। बेसिकली दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये दिया है। लेकिन ब्रोंस्टेड के हिसाब से क्या होता है भाई, देखो ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड वो स्पीसीज होती है जो कि H प्लस आयन दे सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन में वाटर के अंदर अगर दे दे तो वो अर्हेनियस एसिड हो गया।
मतलब H प्लस आयन उसको देना चाहिए। H प्लस आयन के अंदर कोई स्पीशीज अगर डिसोसिएट होती है तो वो एसिड हो जाएगी। यहाँ पर अब आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। HCl का एग्जाम्पल हमने अर्हेनियस एसिड में भी लिखा था, HCl का एग्जाम्पल हमने ब्रोंस्टिड एसिड में भी लिख रखा है, तो क्या इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। कोई भी एसिड ब्रोंस्टिड एसिड और अर्हेनियस एसिड दोनों हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस के। ब्रोंस्टिड के अकॉर्डिंग एसिड वो है जो H प्लस आयंस दे दे। अगर ये H प्लस आयन हमें दे रहा है तो मतलब ये भी क्या है, ये भी हमारे पास ब्रोंस्टिड एसिड है। तो HCl अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये कौन सा एसिड है, HCl ब्रोंस्टिड एसिड भी है और HCl अर्हेनियस एसिड भी है, दोनों ही एसिड ये है। दोनों कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से ये एसिड ही कहलाएगा। H2SO4 अगर देखें तो ये क्या कर सकता है भाई, ये दो तो दे सकता है H प्लस आयंस और एक दे सकता है सल्फेट आयंस। तो क्योंकि ये भी H प्लस आयन दे रहा है इसलिए ब्रोंस्टिड के हिसाब से ये भी एसिड हो गया। हाइपरक्लोरिक एसिड ये क्या कर सकता है भाई, ये एक H प्लस आयन देगा और एक ClO4 नेगेटिव आयन देगा। तो क्योंकि ये भी H प्लस आयंस दे रहा है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक ब्रोंस्टिड एसिड हो जाएगा। तो ब्रोंस्टिड के हिसाब से एसिड वो स्पीसीज है जो कि H प्लस आयन देगी। बेस क्या होगा भाई, ब्रोंस्टेड के हिसाब से बेस वो केमिकल स्पीशीज होती है, वो कंपाउंड होता है जो कि H प्लस आयंस को ग्रैब कर ले। बेस की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है भाई, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट से ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की। अर्हेनियस बेस क्या था, जो हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, लेकिन ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा, जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया देखो, अमोनिया को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते थे तो ये क्या करता था भाई, H प्लस आयन पकड़ लेता था और H प्लस आयन को पकड़ के ये क्या बनाता था, NH4 पॉजिटिव बना लेता था, साथ में एक हाइड्रोक्सिल आयन भी बन जाता था। लेकिन मेन बात क्या है, ये H प्लस आयन पकड़ सकता है। सिमिलरली क्लोराइड आयन भी क्या कर सकता है, H प्लस आयंस को ग्रैब करके HCl बना सकता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन को पकड़ के H3O पॉजिटिव भी बना सकते हैं। सिमिलरली NH2 नेगेटिव आयन क्या कर सकते हैं, H प्लस आयन को पकड़ के अमोनिया बना सकते हैं। तो ये सारी ही ऐसी स्पीशीज हैं जो कि क्या कर सकती हैं भाई, H प्लस आयंस ले सकती हैं। दीज कैन टेक H प्लस आयंस, इसीलिए ये सारे क्या बन जाएंगे, ब्रोंस्टिड बेस बन जाएंगे। ब्रोंस्टिड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस कहलाएंगे। आगे आता है भाई लेविस का कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है भाई, देखो लेविस ने एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ज्यादा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पर इस बेसिस पे लेविस ने स्प्लिट किया था डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को दो कैटेगरीज में। एसिड क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी या फिर जो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा। जिसके अपने पास कमी होगी वही लोन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो एसिड वो है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और लोन पेयर्स को ले सकता है। बेस क्या है, बेस वो स्पीशीज है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को डोनेट कर सकती है। तो बेस क्या होता है भाई, लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिच होता है। एग्जाम्पल देखो भाई, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, H3B BH3 ये भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ZnCl2 जिंक क्लोराइड ये भी इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारे क्या हैं, लेविस एसिड हैं। आप लोगों ने काफी सारी रिएक्शंस के अंदर देखा होगा कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AlCl3 होता है भाई आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर, वहां पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट करता है। बेसिकली मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स तो होंगे ही, तो ये लोन पेयर्स एल्यूमिनियम की शेल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम और बोरोन दोनों ही 13th ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए इनका एक पी ऑर्बिटल खाली होता है। याद करो हमारा तीसरा चैप्टर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें हमने किया था भाई। सेम केस हमारे पास, ये क्या हुआ, सेम केस हमारे पास बोरोन का भी होता है। बोरोन के अंदर भी एक पी ऑर्बिटल खाली होता है।
क्योंकि एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इसी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले पा रहे हैं, इसीलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आप लोगों ने ये रिएक्शन भी करी होगी। NH3 के पास लोन पेयर है, BH3 के साथ में जैसे ही आएगा, ये लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे BH3 को। तो यहाँ पर BH3 एक ऐसी स्पीशीज है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए ये हो जाएगी एक लेविस एसिड। और यहाँ पर NH3 एक ऐसी स्पीशीज है जो कि लोन पेयर को डोनेट कर रही है, तो NH3 क्या हो जाएगा, ये लेविस बेस हो जाएगा, क्योंकि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, डोनेट करे, और एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, एक्सेप्ट करे। तो इसी तरीके से भाई NH3 हमारा क्या हो गया, लेविस बेस हो गया, और RnH2 भी क्या हो गया, लेविस बेस हो गया। इसमें भी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डोनेट किए जा सकते हैं। तो ये थे भाई हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो है जो H प्लस आयन दे, और बेस वो है जो हाइड्रोक्सिल आयन दे। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो है जो H प्लस आयन दे, और बेस वो है जो H प्लस आयन टेक करे, ले। लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और बेस क्या है जो लोन पेयर को डोनेट करे। तो ये थे भाई हमारे पास तीन मेन कॉन्सेप्ट एसिड और बेस बताने के। अच्छा, यहीं पर एक और बात आती है भाई, सोल्ट क्या होता है। सोल्ट बेसिकली इस तरीके का कुछ आयन होता है जो कि ना H प्लस आयन दे रहा, ना OH नेगेटिव आयन दे रहा। हाइड्रोक्सिल आयंस का और इस तरीके के आयंस का कहीं पर भी लेन देन वो नहीं कर रहा, ये एक तरीके से न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेस। इसको बोला जाता है साल्ट। साल्ट इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। आगे बढ़ते हैं भाई, कॉन्सेप्ट करते हैं। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का, बिल्कुल 5 साल पुराना। आप लोग खुद से सोल्व करो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन करवाता हूं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है भाई, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। देखो, इनमें से कौन सी स्पीशीज है जो कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह काम नहीं कर सकती। अब यहाँ पर देखो, कोई स्पीशीज ब्रोंस्टेड एसिड भी हो, ब्रोंस्टेड बेस भी हो, ऐसा कब होगा। ब्रोंस्टेड एसिड वो तब होगी जब H प्लस आयंस दे सके, और ब्रोंस्टेड बेस वो कब होगी जब H प्लस आयंस को ग्रैब कर सके। ब्रोंस्टेड एसिड तब होगी जब H प्लस आयन दे दे, ब्रोंस्टेड बेस कब होगी जब H प्लस आयंस को ले ले। तो यहाँ पर कौन सी स्पीशीज हमारे पास ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों है। देखो, HCO3 नेगेटिव जो है वो एक H प्लस दे सकता है। अगर ये H प्लस दे रहा है तो क्या बना लेगा, CO3 2 नेगेटिव बना लेगा। एक H प्लस इसने दे दिया। ये एक H प्लस ले भी सकता है। अगर ये H प्लस ले रहा है तब क्या करेगा, H प्लस अगर इसने ले लिया तो ये H2CO3 बना लेगा, है ना। तो HCO3 नेगेटिव बेसिकली क्या हो गया, ब्रोंस्टेड एसिड भी बन सकता है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह भी काम कर सकता है। सेम हमारे पास अमोनिया है भाई। अगर ये H प्लस आयन ले लेगा तब ये बना लेगा NH4 पॉजिटिव, मतलब यहाँ पर इसने एक ब्रोंस्टेड बेस की तरह काम किया है। अगर ये H प्लस आयन दे देगा तो ये बना लेगा NH2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इसने H प्लस आयन दे दिया और इसने NH2 नेगेटिव बना लिया, एक ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम किया। तो बेसिकली अमोनिया भी दोनों की तरह ही काम कर सकता है। HSO4 नेगेटिव देखो भाई, अगर ये H प्लस आयन ले लेगा तो H2SO4 बना लेगा, है ना। यहाँ पर इसने एक बेस की तरह काम किया है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह इसने H प्लस आयन ले लिया है। और वहीं अगर ये H प्लस आयन दे देगा तब क्या करेगा भाई, ये SO4 2 नेगेटिव बना लेगा, मतलब यहाँ पर इसने एक एसिड की तरह काम किया है। तो HSO4 नेगेटिव भी दोनों की तरह ही काम कर सकता है। कौन सी स्पीशीज है जो कि एक्ट नहीं कर सकती एज बोथ, कैन नॉट एक्ट एज बोथ, वो हो जाएगी हमारी HCl। क्योंकि HCl क्या है भाई, H प्लस आयन दे तो सकता है, Cl नेगेटिव बना तो लेगा, लेकिन H प्लस आयन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है तो ये H2Cl पॉजिटिव बना लेगा। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ये नहीं बन सकता। इसलिए HCl जो है वही एक ऐसी स्पीशीज है जो कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह काम नहीं कर सकता। ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह तो काम कर सकता है लेकिन बेस की तरह नहीं कर सकता। ये था हमारा नीट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जो कि पूछे गए हैं यहाँ पर। आगे देखो, दो क्वेश्चन और है यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर,
2-3 साल के बाद रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड्स इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज लेविस बेस? लेविस बेस की तरह कौन सा काम करेगा? देखो, लेविस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लोन पेयर्स को डोनेट करता है। देखो भाई, किसके पास लोन पेयर है? CF4, कार्बन के साथ में 4 बॉन्ड बने हुए हैं, क्या कार्बन पे कोई लोन पेयर बचा? जी नहीं, नहीं डोनेट कर सकता। सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली का ही एलिमेंट है ना? कार्बन की फैमिली कुछ ऐसी होती थी। कैसे गए सनम पंजाब, सबकी लास्ट शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते थे, अगर 4 बॉन्ड बना लिए तो कोई लोन पेयर नहीं बचा। BF3 देखो भाई, 13th ग्रुप का एलिमेंट है, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी लास्ट शेल में, तीनों इसने बॉन्डिंग में यूज कर लिए, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, ये भी लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, लेविस बेस की तरह काम नहीं कर सकता। PF3 देखो, यहाँ पर सेंट्रल एटम है भाई फोस्फोरस। फोस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली ऐसी होती है, नई पड़ोसन आई सबको भाई। फोस्फोरस के पास लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से इसने 3 बनाए हुए हैं भाई बॉन्ड, 3 फ्लोरीन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बच गए। जैसे अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, वैसे ही PF3 में भी एक लोन पेयर होगा। तो क्योंकि यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, इसलिए PF3 बिहेव कर सकता है एज लेविस बेस की तरह ये काम कर सकता है। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इसी के ऊपर एक और पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लेविस बेस? सबसे कम चांस किसके हैं लेविस बेस की तरह काम करने के? देखो भाई, F नेगेटिव के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे लोन पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन का और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक लोन पेयर बच गया, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए, बहुत सारे लोन पेयर हैं, ये भी लोन पेयर्स को डोनेट कर सकता है, मतलब लेविस बेस की तरह काम कर सकता है। PF3 भी हमने देखा है, PF3 में फोस्फोरस के पास एक लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट किया जा सकता है और ये लेविस बेस की तरह काम कर सकता है। BF3 देखो भाई, BF3 में जो सेंट्रल एटम है बोरोन, उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, बोरोन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे लास्ट शेल में, तीनों बॉन्डिंग में यूज हो चुके हैं, तो ये जो है लेविस बेस की तरह काम नहीं कर सकता। हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा स्पीशीज है जो कि लीस्ट लाइकली एक्ट करेगा, लीस्ट लाइकली मतलब सबसे कम चांस है भाई इसके लेविस बेस की तरह काम करने के, तो ऐसी स्पीशीज कौन सी हो जाएगी? BF3, ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लेविस का, इसके ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल 5 मिनट के कॉन्सेप्ट से 10 से ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। देखो, एक और क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर हाइब्रिड्स हाइब्रिडाइजेज एक्ट एज लेविस एसिड? कौन सा मोलिकुलर हाइब्रिड क्या करेगा भाई, लेविस एसिड की तरह काम करेगा? इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी लग रही है मुझे भाई, इनमें यह बताना है हमको कि कौन सा मोलिक्यूल जो है वो क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। लेविस एसिड क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लोन पेयर को एक्सेप्ट जो कर ले। देखो भाई, अमोनिया के पास क्या है, अमोनिया में NH3 के पास ऑलरेडी लोन पेयर होते हैं, तो ये लेविस बेस की तरह काम करता है, ना कि लेविस एसिड की तरह। वोटर में भी क्या होता है भाई, वोटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, कोई खाली ऑर्बिटल यहाँ पर नहीं होता जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करता है, इसलिए ये भी लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। मीथेन देखो भाई, CH4, कार्बन के पास लास्ट में 4 ऑर्बिटल थे, चारों के चारों भरे हुए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसके बिल्कुल पूरे हो चुके हैं, इसके पास भी कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जिसके अंदर ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाए, इसलिए ये भी लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। B2H6 भाई, ये होता है डाइबोरेन, बोरोन जो होता है बेसिकली BH3 कुछ इस तरह का होता है, ठीक है भाई, ये होता है हमारे पास बोरोन। अगर हम लोग एक और बोरेन यहाँ पर बना दे, एक और BH3 बना दे, तो हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये असल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, ये है हमारा B2H6,
यहाँ पर दोनों ही बोरॉन्स के पास क्या है भाई, 6-6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। इन दोनों के पास ही एक-एक खाली p ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करवा लेते हैं। एक तरीके से ये हाइड्रोजन जो होगा ना, ये पार्शियली लिंक्ड होगा दोनों ही बोरॉन से। इस तरीके के बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये केले के जैसा बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, बनाना बॉन्ड है इसलिए ब्लू कलर से नहीं दिखा सकते, येलो से दिखाना पड़ेगा। ये हो गया भाई बनाना बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड यहाँ पर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन से तीन एटम आपस में कनेक्टेड हैं। इस तरीके से ये हाइड्रोजन दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो इस मॉलिक्यूल के अंदर थी, उसे कम करने के लिए इसने ऐसा कुछ जुगाड़ लगाया कि ये हाइड्रोजन दोनों से ही पार्शियली कनेक्टेड हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की कमी यहाँ पर अभी भी रहती है भाई। अगर इनको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, NH3 आ गया मान लो, वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो ये एक डाइमर की तरह एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। ये BH3NH3 के एक एडक्ट की तरह एग्जिस्ट करने लगता है। अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आ जाए, तो B2H6 कैसे एग्जिस्ट करने लगेगा? B2H6 ऐसे एग्जिस्ट करेगा, BH3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा NH3 से। तो बेसिकली B2H6 जो है, ये लेविस एसिड की का तरह काम कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन है, देखो 2009 में आया हुआ, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन भी है। इसमें हमें क्या बताना है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एक्ट एज ए लेविस एसिड? लेविस एसिड की तरह कौन एक्ट कर सकता है? लेविस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। पहला है हमारे पास डाई मिथाइल ईथर, ऑक्सीजन के आजू बाजू में दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर है, कोई खाली ऑर्बिटल नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेविस बेस की तरह काम कर सकता है, लेविस एसिड की तरह काम नहीं कर सकता। रॉन्ग आंसर। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता। फॉस्फोरस के पास भी एक लोन पेयर होता है, ये भी नहीं एक्सेप्ट कर सकता लोन पेयर। बोरोन आ गया भाई, बोरोन में, बोरोन के साइड्स में तीन लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स, CH3 CH3 CH3। एक p ऑर्बिटल इसका अभी भी खाली है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। इसलिए CH3 3b ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लेविस एसिड की तरह काम कर सकता है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये था भाई हमारा कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। ठीक है भाई, आज के दिन हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। लेविस एसिड, लेविस बेस, ये सब क्या होता है, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे भाई कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, एसिड की स्ट्रेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाटर और इसका आयोनिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग।